माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। देखो बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स को समझने के लिए आपके पास टॉर्क का आइडिया, एंगुलर मोमेंटम का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों चीज को अगर आप समझ जाते हो तो फिर आप रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाउ टू फाइंड टॉर्क, हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी बॉडी पर टॉर्क कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो पहले ये जान लो कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। टॉर्क अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी को टर्न करने के लिए, रोटेट करने के लिए या रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। ओके, जैसे तुम दरवाजा खोलते हो, लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो, या आप कोई भी चीज को ट्विस्ट करते हैं अर्थात घुमाते हैं, एटते हैं, इन सभी चीजों के लिए हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स torque cannot be produced, but only to apply a force torque also cannot be produced. So what is torque and how we find torque? तो पहले समझ गए, टॉर्क ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, टर्न करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा लगाने के लिए, नहीं, इन सभी के लिए हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर चलो फिगर में ध्यान से देखो, कंसीडर करो कि कोई एक बॉडी है, जस्ट इमेजिनरी एक बॉडी है, इमेजिन करो, और मान लो मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से देखो, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इसके अबाउट ये बॉडी सिर्फ रोटेट कर सकता है। जैसे दरवाजा एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, वैसे मान लो ये इसका फिक्स्ड एक्सिस हो गया। अब हम एक आर्बिट्री पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहां पर पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और हम अपने मन से एक डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ये फोर्स एफ हमने अप्लाई किया। एक्सिस के हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है एक्सिस पे, उस ओ से इस पॉइंट पी को मिलाते हैं, इसे लोग आर वेक्टर से दिखाएंगे। ओके, ध्यान से देखो, अब इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा उसको कैसे फाइंड आउट कर सकती हो। ध्यान से देखो, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके कारण उस बॉडी पर गिवन एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क, जो भी एक्सिस होगा उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम लोग मिलाएंगे, उसे हम लोग आर से दिखाएंगे। अब तो देखो ध्यान से, अगर हम इस आर पोजिशन वेक्टर को, आर वेक्टर को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। तो वेक्टोरियली टॉर्क जो सिंबल है इसे हम टॉ बोलेंगे। इस टॉ को हम लोग लिखते हैं, वेक्टर रिलेशन जो होता है टॉर्क का आर और एफ के साथ, वो हो जाता है वेक्टर आर क्रॉस एफ। तो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट पर रखे होंगे तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अपने राइट हैंड को आर की तरफ रखोगे और एफ की तरफ स्वीप करोगे तो थंब का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। यानी कि ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, अपने आर के अलावा अपने राइट हैंड थंब को रखो और फोर्स की डायरेक्शन में इसको स्वीप करोगे तो थंब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे टॉ जो हो गया सो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो।
तो यहां से अगर हम इस एफ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, यानी एक्स को रिजॉल्व करते हैं, आप एफ को रिजॉल्व कर दो, तो देखो एस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ध्यान से देखोगे, अब ये जो एफ साइन थीटा हो गया, इस फोर्स का एक कंपोनेंट हो गया जो इस आर पर परपेंडिकुलर हो गया, और यह कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो हो गया सो आर के अलोंग हो गया, अर्थात ये जो लाइन ऑफ फोर्स हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास किया। तो जो लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा उसके कारण कोई टॉर्क, जीरो टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। If that force cannot rotate a body, जो फोर्स लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, वह लाइन ऑफ फोर्स उस बॉडी को कभी रोटेट नहीं कर सकता। तो आप यहां भी अब मैथमेटिकली देखो कि जैसा कि आपको पता होगा ए क्रॉस बी बराबर होता है ए वी साइन थीटा, तो मॉडुलस ऑफ टॉर्क का जो वैल्यू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। यहां पर ध्यान से देखोगे, इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू एफ। अब गौर से देखो, आर साइन थीटा जो हो गया वह क्या हुआ और एफ क्या हुआ। हम अगर एफ को अगर बैकवर्ड में फोर लाइन ऑफ फोर्स को पीछे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लेंथ होगा इसको एम मान लो, इसको डी से दिखाएंगे, तो वेक्टर आर का मॉडुलस यहां से यहां तक लेंथ हो गया, ये थीटा हो जाएगा, तो डी एक्चुअली आर साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो लाइन ऑफ फोर्स पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी, वो आर ऑफ साइन थीटा के बदले आया, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं डी इंटू एफ। यहां पर डी क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। दो सेंस में आप टॉर्क निकाल सकते हो। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करोगे, तो वो लाइन ऑफ फोर्स पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डायरेक्ट फोर्स से अप्लाई कर दो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एंड फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान रखना, जब भी किसी बॉडी, जब भी कोई टॉर्क फाइंड करना है बॉडी पर, तो हमें ध्यान रखना है कि which line of force passes through the axis of rotation, which line of force is parallel to the axis of rotation, that force cannot produce the torque. That also comes from this concept. जैसा कि आप जानते हो, थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, ध्यान से देखो, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो देखोगे कि यह जो लाइन होगा यहाँ पे एफ थीटा 0, यानी थीटा 0 होगा, तो फोर्स किसके अराउंड हो जाएगा, आर के अराउंड हो जाएगा। तो उस स्थिति में टॉर्क 0, अर्थात जो लाइन ऑफ फोर्स passes through the axis of rotation, such force produce zero torque on the body. एक बात ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि जो लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन also produce जीरो टॉर्क। ठीक है, जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना है, जो लाइन ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर, जिस बॉडी पर हमको टॉर्क फाइंड आउट करना है, उस बॉडी पर जो जो फोर्स काम कर रहा है, वह फोर्स क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, या वो फुल लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो ऐसा फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। लाइन ऑफ फोर्स पे
एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा ड्रॉ करने के पर, वह लेंथ और फोर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा टॉर्क। अब टॉर्क निकालना तो हम सीख लेंगे। अब एक ही बॉडी पर मान लो मोर देन वन फोर्स काम कर रहा है, 2 3 4। अब फोर्स का डायरेक्शन अपने सेंस में है, तो अलग अलग टॉर्क यानी फोर्स के डिफरेंट फोर्स के कारण बॉडी पर जो डिफरेंट टॉर्क डेवलप होंगे, तो नेट टॉर्क कितना बॉडी पर होंगे। अब देखो अलग अलग फोर्स के कारण जो टर्निंग इफेक्ट होगा, किसी का क्लॉकवाइज हो सकता है, किसी का एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको निगेटिव लेंगे ये बात भी आपको समझना होगा। चलिए पहले हम बोर्ड को साफ करते हैं और आपको समझाते हैं। अब कंसीडर करो कि एक बॉडी है, कोई आर्बिट्ररी शेप मान लेते हैं, मान लो ये हार्ट है और हार्ट पे आपका जो दिल होता है बहुत ही कोमल होता है और उस पे कई तरह के फोर्स काम करते हैं। एक तरह से इमोशनल फोर्स, माँ का इमोशन, पापा का इमोशन, और आप जिस एज में हैं एक अलग तरह का भी इमोशंस डेवलप होने लगता है। तो यहाँ पर फोर्स जब दिल पे काम करता है अलग अलग तरह दिशा में तो ट्विस्ट हो जाता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ पे बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए इसका ये जो पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशंस है। अब देखो इसमें अलग अलग फोर्स काम करेगा। यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है, मान लीजिए F1, यहां पर फोर्स काम कर रहा है F2 और यहां पर फोर्स काम कर रहा है F3। अब क्लियर है कि तीन फोर्स ही अगर कंसीडर करते हैं और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां ले लेंगे, यहां से यहां और यहां से यहां, और मान लीजिए तीनों जगह कंसीडर करिए कि तीनों केस में F1 जो है सो इसके साथ D1, D2 और D3 तीन लेंथ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, उस तीनों लेंथ जिस पॉइंट पे देखो यहां पे ये बॉडी हो गया जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पॉइंट A B C, सो बॉडी के पॉइंट A B C पे फोर्स काम करता है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्रमशः डिस्टेंस D1, D2 और D3 है। अब ये सिस्टम पे जो टॉर्क डेवलप करेगा, इसमें F1 का जो टेंडेंसी होगा टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, F2 का भी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, बट टेंडेंसी ऑफ F3 टू, तो बॉडी पे जो तीन फोर्स काम कर रहा है उस तीनों फोर्स के कारण टॉर्क डेवलप हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे यहां पर इसमें से कौन सा फोर्स इसे काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा। टेंडेंसी टू रोटेट अ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। देखो कि F1 और F2 का टेंडेंसी है इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क डेवलप करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो स्पष्ट है, मान लो इस बॉडी पे नेट टॉर्क निकालना है तो τ1 बराबर होगा F1 D1, τ2 जो निकालेंगे वो हो जाएगा F2 D2, और τ3 जो निकालेंगे ना तो τ3 को निकालेंगे माइनस F3 D3। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि F1 के कारण जो टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन इनवर्ड, इसलिए इस दोनों को प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे। तो देखना कि टेंडेंसी टू रोटेट बॉडी का क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब नेट टॉर्क इस बॉडी पे जो हो जाएगा वो नेट टॉर्क हो जाएगा, तीनों को ऐड करोगे तो F1 प्लस F2 F1D D1 प्लस F2 D2 माइनस F3 D3। और मान लो तीनों केस में F1 F2 और F3 तीनों फोर्स और तीनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में नेट टॉर्क हो जाएगा FD प्लस FD माइनस FD दैट इज इक्वल टू FD। इस तरह से हम लोग किसी बॉडी पे टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपने अगर वीडियो ठीक से देखा है तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप पूरे वीडियो को ठीक से देखोगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार आप देख लो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।
और टू फाइंड टॉर्क ऑन अ बॉडी। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको क्या बताने जा रहा हूं, तो एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चों, अब एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो पहले तो एक समझ लो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एल और कैपिटल एल दोनों का यूज हम लोग करेंगे। स्मॉल एल का सेंस तब यूज करेंगे, स्मॉल एल को तब यूज करेंगे जब किसी पॉइंट पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उस न्यूक्लियस के अबाउट जब हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो एल ले लेंगे, स्मॉल एल। लेकिन जब किसी बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग कैपिटल एल यूज करेंगे। तो सामान्यतः एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मान लो कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, और मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब पार्टिकल अगर है, उसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान से देखो, इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो r हो जाएंगे। तो पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू mv हो जाएगा, आप जानते हो। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो L रिप्रेजेंट करेंगे वो इसको लिखेंगे R क्रॉस P। या कब कोई बॉडी जब रोटेट करेगा उस कंडीशन में हमको एंगुलर मोमेंटम L लेना है, वहां भी R क्रॉस हम लोग P यूज करेंगे। तो ये सेंस जनरली हम लोग सेंस लेंगे, जब बॉडी का सेंस होगा तो कैपिटल L, पॉइंट पार्टिकल होगा तो P होगा। इसका मतलब यहां भी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो RP साइन थीटा। तो अब हमने जो टॉर्क का आइडिया आपको दिया है, उस हिसाब से आप किसी बॉडी का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है, आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के साथ रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स को समझ पाएंगे। अगर आप रोटेशंस पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ लिया, लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ लिया है। तो ध्यान से देखो, कोई बॉडी जो है, उस बॉडी पे अगर नेट टॉर्क अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? अब इस चीज को रिलेट करने के लिए आपको हम बैक में आ जाओ और देखो, हमने पढ़ाया था किसी बॉडी पर, पार्टिकल पर नेट फोर्स अगर जीरो है और किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है, ये दो केस है। और इस दोनों कंडीशंस को आप समझने का प्रयास कीजिए। हमें बताया था कि दैट इज द केस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और ये जो हो गया सेकंड हो गया, सेकंड न्यूटन्स सेकंड लॉ का ये दूसरा केस हो गया, पहला केस फर्स्ट लॉ का हो गया। उसी प्रकार रोटेशनल डायनामिक्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का केस हो गया पहला, और सेकंड लॉ का केस हो गया दूसरा। कैसे? तो हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है या पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, तो बॉडी आइदर इन रेस्ट और मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कंडीशन जब किसी पार्टिकल पे होगा तो उसका या तो वेलोसिटी जीरो होगा या वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब है कि या तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, या एंगुलर स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि या तो v उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस केस में भी ओमेगा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब देखो, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें एक महत्वपूर्ण चीज होता है रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इस वीडियो में हम नहीं बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, पूरा वीडियो देखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत महसूस करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर फोर्स बराबर होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ जब अप्लाई करते हैं तो F बराबर हम लिखते हैं m इंटू ए। सिमिलरली टॉर्क बराबर हम लिखते हैं I इंटू अल्फा। देखो, मास के प्लेस पे लॉ हो गया। देखो, फोर्स की जगह पे टॉर्क आया रोटेशन के केस में,
उसी तरह मास की जगह पर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी प्रकार मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी। उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम बराबर हम लिखेंगे I इंटू ओमेगा। तो देखो अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम यहाँ आया रोटेशन में, तो इसमें P के बदले L यूज किया, तो मास के बदले I यूज किए, V के बदले ओमेगा यूज किए। तो P के बदले एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बदले अगर एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो जैसे हमने वहां पढ़ा था किसी भी पार्टिकल पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल, अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, dp by dt is equal to 0. This implies that p is equal to constant. अगर किसी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। उसी प्रकार किसी भी बॉडी का अगर बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब हो गया dl by dt is equal to 0. This implies that L is equal to constant. L constant का मतलब I omega is equal to constant. That is I1 omega 1 is equal to I2 omega. Law of conservation of angular momentum. तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा तो बॉडी के एंगुलर मोमेंटम पे कोई चेंजेस नहीं आता है। और ये बहुत एक लाइन में तो बहुत आसान लगता है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेडिकल और नीट में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर कंसीडर करो कि अर्थ श्रिंक हो करके अर्थ का रेडियस हाफ हो जाता है तो अर्थ के टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा। हम एक क्वेश्चन को डील कर देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए मान लो कंसीडर करो कि एक स्फीयर है अर्थ, जस्ट लाइक ए स्फीयर, तो अर्थ का रेडियस अगर श्रिंक हो करके अगर 1/4 हाफ हो जाता है तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो कंसीडर करो कि अर्थ का ये अर्थ हो गया जिसका शेप स्फेरिकल होता है, रेडियस r है और ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब ये श्रिंक करने के कारण इसके मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया। रेडियस हो गया r डैश जो r/2 के बराबर है। अर्थ का रेडियस r डैश है जो r/2 के बराबर है। स्वाभाविक बात है कि श्रिंक क्या है, इस श्रिंक करने के क्रम में कोई टॉर्क तो काम नहीं किया, टॉर्क तो जीरो अभी भी था, पहले भी था, अब भी है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन चूंकि ये श्रिंक किया तो आपको नहीं पता होगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएंगे। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएंगे I डैश। पहले एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो बाद में एंगुलर स्पीड चेंज करेगा ओमेगा डैश। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेट टॉर्क दोनों केस में जीरो है, इस स्थिति में जो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए I डैश ओमेगा डैश बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किससे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, आप समझ रहे हो। तो ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ कैसा है, तो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² ओमेगा। और I डैश हो गया, यहाँ पे चूंकि I डैश जो निकालेंगे यहाँ पे तो ये सॉलिड स्फीयर ही है, 2/5 ही आएगा, मास चेंज नहीं किया है तो m ही आएगा। यहाँ पे r² होता है, यहाँ r' का स्क्वायर ओमेगा प्राइम। अब देखो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब r² ओमेगा इक्वल टू r' का मतलब हो गया r/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r²/4 इज इनटू ओमेगा डैश। अब ये कैंसिल होगा, इसलिए ओमेगा प्राइम बराबर क्या हो गया
4 ओमेगा, अर्थात एंगुलर स्पीड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे श्रिंक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ना चला शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि टी डैश जो हो जाएगा वो टी बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड एंगुलर स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एंगुलर स्पीड अगर 4 गुना हो जाएगा तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि पहले दिन रात कितना होता है, 24 आवर का। अगर श्रिंक करके रेडियस ऑफ अर्थ हाफ हो जाएगा तब उस स्थिति में टाइम पीरियड हो जाएगा, 4 से भागा दोगे तो 6 आवर का, 3 घंटा का दिन और 3 घंटा का रात हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये जितना हमने बताया है जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत लंबी समय में मतलब रोटेशन मोशन को पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए कई वीडियो की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लाइक और कमेंट के हिसाब से हम जल्द से जल्द आपके बीच लाएंगे। थैंक यू।